हम ना अपनी क्लास में एक रूल बना लेते हैं लेडीज़ फर्स्ट का, नहीं वैसे तो फेमिनिस्ट तो आ जाती हैं कि नहीं हमें पहले चाहिए हक, हक तो हम देंगे। अब वैसे कैंपस भी कौन सा ये वाला फीमेल डोमिनेटिंग कैंपस है ना, तो होना तो यही चाहिए ना फिर। चलें जी थोड़ी सी बेसिक से बात शुरू करेंगे और हम फिर यहाँ पे लेते जाएंगे। आज सारी मैंने डिस्कस करनी है बेसिक्स, आप सबको एक पेज के ऊपर लेके आना है, उसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे शेयर्स के पर्सपेक्टिव पे। आप लोगों ने आज सारा बीच में इन्वॉल्व होना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, जो चीज़ें पूछता जाऊँगा। नज़र आ रहा है यहाँ पे सारों को, इस जगह पे नज़र नहीं आ रहा, वहाँ से नज़र आ रहा है सारा यहाँ पे, क्योंकि कल यहाँ लाइट लग जाएगी तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। पहले हम बात करते हैं बिज़नेस की टाइप्स की, कि हमारे पास जब आपने कोई कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, तो 3 तरह का कारोबार जो है वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक टाइप है बिज़नेस करने की, वो कौन सी है, एज एन इंडिविजुअल के तौर के ऊपर क्या कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, बिज़नेस कर सकते हैं, ऐसे ही है। दूसरी हमारे पास टाइप कौन सी है कारोबार करने की, पार्टनरशिप, जो पाकिस्तान का सबसे कामयाब निज़ाम है। और तीसरी कौन सी है हमारे पास, कंपनी है। ठीक है, ज़रा मुझे एडवांटेजेस तो बताएं, अगर हम इंडिविजुअल के तौर के ऊपर बिजनेस रन करते हैं क्या एडवांटेजेस है। अगर आप अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हो तो क्या फ़ायदे हैं आपको, कौन से फ़ायदे आपको हासिल होंगे। पैसा ही पैसा होगा, ये वो लक्ष्मी चिट फंड है 21 दिन में पैसा डबल नहीं। कौन कौन से इजी बेनिफिट हैं इंडिविजुअल पे बिजनेस करने के। इजी फॉर्मेशन होती है, आप अभी दुकान खोले, उससे भी आसान है, रेडी पकड़े कारोबार शुरू। मतलब अगर आई कैप से बदला लेना हो तो आप सामने बैठ सकते हैं आई कैप के, एक लगाएं रेडी, उसका नाम रखें आप CS समोसा स्टॉल, शुरू हो जाए, पैसा ही पैसा होगा। क्यों आप सब। तो एक इंडिविजुअल अगर बिजनेस करता है तो बेनिफिट्स क्या हैं, ईजी है, फ्लेक्सिबल है, सीक्रेसी है, वन टाइम कंट्रोल है, यही है। नेगेटिव क्या है, बंदा मर गया, बंदा मर गया, बिजनेस उसी दिन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। यही है ना कि परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो पाती। आपने अपनी लाइफ में अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़ी दुकानें बनी होती हैं, एक दिन दुकान का शटर ऑफ होता है, लिखा होता है हाजी साहब कज़ाया लाई से वफात पा गए हैं, उसके बाद कभी भी वो शटर ओपन नहीं होता, क्योंकि बच्चे वो बिज़नेस संभाल नहीं पाते। और फिर इसके ऊपर वॉल्यूम भी जो है वो क्या होता है, थोड़ा सा छोटा होता है, आप मैस स्केल पे नहीं जा पाते, आप सिर्फ लोकलाइज रह सकते हैं, आप उसको एक्सपैंड नहीं कर पाते, पैसे कम है, एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है हमारे पास कारोबार करने का तरीका, वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है, दो लोग क्या करते हैं, मिल के अपना काम शुरू करते हैं, मिल के अपना कारोबार जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब एक बंदे के पास लाख रुपया था, दोनों बंदों लाख लाख रुपये लगाएंगे, कितने पैसे हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। अब 2 लाख से काम स्टार्ट करेंगे। फ़ायदे क्या हैं, डिसीजन मेकिंग जो है वो सेंट्रलाइज नहीं होगी, क्या हो जाएगी, कंसल्ट करेंगे, एक्सपर्ट बीच में आ जाएगा, इसकी ये एक्सपर्टी, इसकी ये एक्सपर्टी है, कंट्रोल जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ओपिनियंस मैटर करेगी, आप पार्टनरशिप पे हैं तो एक्सपैंड कर सकते हैं, यही फ़ायदे हैं। नुकसानात वगैरह क्या है, अगर कोई पार्टनर मर गया कारोबार बंद हो गया, पार्टनरशिप जब चाहे ब्रेक हो सकती है, पार्टनर्स के मूड स्विंग्स हो गए, ख़त्म हो गया कारोबार। अगर फीमेल्स पार्टनर्स हैं आपस में, अगर 2 फीमेल्स पार्टनर हैं, दोनों का अगर सेम ड्रेस आ गया तो क्या होगा, उसी दिन फर्म तबाह, फर्म ख़त्म हो जाएगी, ऐसा है कि नहीं। और इसके अलावा क्या नेगेटिव्स हो सकते हैं इस पार्टनरशिप बिजनेस के, इन दोनों बिजनेसेस में लाइबिलिटीज़ जो हैं वो क्या होती है, इनकी लिमिटेड अनलिमिटेड होती है, जितना मर्जी लाइबिलिटी होगी, ये भी पर्सनल लाइबल है, ये भी क्या है, पर्सनल लाइबल है। तीसरा एक बेहतर सिस्टम है, वो क्या होता है हमारा, कंपनी हम फॉर्म कर लेते हैं। FAR 1 में हमने जितने भी अकाउंट्स पढ़ने हैं वो किसके पढ़ने हैं, कंपनी के पढ़ने हैं। अब कंपनी क्या होती है, मल्टीपल लोग आते हैं, अपना पैसा पूल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक कंपनी बना लेते हैं जिसमें ये लोग क्या कहलाते हैं, शेयर होल्डर्स कहला रहे होते हैं, और जो कंपनी है वो चल रही होती है मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव पे, बोर्ड के पर्सपेक्टिव है, जिसे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह रहे होते हैं। ऐसा ही है। हम आगे चलते हैं, हमने कुछ बेसिक्स बातें करनी है, अभी हम इंडिविजुअल्स लेवल पे चलेंगे, फिर पार्टनरशिप लेवल तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं आपको यहाँ से लेके जाऊँगा यहाँ पे, और फिर हम चैप्टर में मूव करेंगे। हम बेसिक कुछ टर्म्स का डिस्कस करते हैं,
एसेट्स क्या होते हैं ज़रा बताएंगे? डेफिनेशन नहीं, उर्दू में एग्जाम्पल्स के साथ बताएं एसेट्स क्या होते हैं। चलें जी, आप कहते हैं जी हमारे पास कंट्रोल भी है और रिस्क भी आपको मिल सकता है और रिवॉर्ड भी आपको मिलता है। एग्जाम्पल देगा कोई? एसेट्स की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? हैं? और पेन एसेट होता है? ओह खुदा के बंदे, वो जाने थे यार, ये तो एक्सपेंस है। कैश, कैश कंट्रोल में है, चोरी हो गया आपका, पैसा आया तब भी आपका, तो कैश आपका एसेट है। और कौन सा आपका एसेट होता है? लैंड है। और बताएं? मुश्तरका फर्नीचर आ गया। और अपना क्या बैंक अकाउंट? पूरी बात बता, पूरी बात बता, बैंक चेक करो यार मियाँ मंशा। और इक्विपमेंट। और बताएं? मशीनरी और प्लांट। प्लांट का मतलब मशीनरी वाले प्लांट है, ये वाले प्लांट नहीं है जो बाहर लगे हो। तो ये आपके एसेट्स होते हैं मोस्टली, कि जिनके ऊपर आपका कंट्रोल है, जिसके तमाम रिस्क, तमाम रिवॉर्ड्स जो है वो किसको मिलेंगे? आपको रिसीव हो रहे होंगे। ये हमारे क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहला रहे होते हैं। ये क्लियर है? ओके। एक्सपेंसेस क्या होते हैं फिर बताएं? व्हाट आर एक्सपेंसेस? कारोबार करते हुए जो हमारे खर्चे हो रहे होंगे वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। चलें एग्जांपल्स बताएं, कोई एक्सपेंस एग्जांपल बताएं। बिल, बिजली का? ओके, बिल हो गया। रेंट और स्टॉक्स, ठीक है। और रिपेयर और लॉस भी तो होता है एक्सपेंस। चोरी हो गया, थेफ्ट। और बताएं एक्सपेंस, एक्सपेंस बताओ कोई साथ वाला एक्सपेंस। रेंट लिख लिया भाई, और दस दे कोई। कोई सैलरी पे करते हो? सैलरीज भी क्या होती हैं? वाह। और बताओ? इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख लिया, ये ले जी, इंश्योरेंस भी आ गया। और बताएं? और कोई एक्सपेंस? यही है मोस्टली। एडमिन, सेलिंग एक्सपेंस, मार्केटिंग बढ़ा लेते हैं जी, मार्केटिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस। तो ये हमारे वो खर्चे हैं, ये खर्चे करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो चल रहा होगा। ऐसे ही होता है। अगर बिजनेस ही नहीं है, खर्चे होंगे नहीं। ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे पास आती हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कोई बताएगा? अगर हम इसको बात करें तो ये हमारा ऑब्लिगेशन है। उर्दू में लिखना चाहें तो ये हमारा फरीज़ा है जो हमने अदा करना है। कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ है? लोन, मतलब ये पेएबल है। ये हमारा क्या है? बेसिकली पेएबल है कि हमने ये अमाउंट ये पे करनी ही करनी है। लोन। और बताएं? बस ख़त्म? अब क्रेडिटर आएंगे। डेटर रिसीवेबल होते हैं। तेरे कंसेप्ट ही पुठे हो गए। क्रेडिटर हो गया, आपके कोई भी एक्सपेंसेस पेएबल आ गए, जो अभी एक्सपेंस है पे नहीं किया, एंजॉय कर लिया है। सैलरीज हैं अभी पे ही नहीं की, आपकी सैलरीज जो हैं वो क्या आ रही हैं? पेएबल आ रही हैं। तो ये ऑब्लिगेशंस हैं जो आपने पे करने हैं। रेंट है, अभी रेंट को मालिक पे नहीं किया, साल ख़त्म हो गया, पे करना है ना, तो ये क्या होगा? आपका पेएबल है, ये भी क्या आपका ऑब्लिगेशन है। और एंड पे आती है हमारे पास इनकम। इनकम क्या होती है ज़रा बताएं? इनकम दो तरह की होती है, एक होती है रेवेन्यू और दूसरी होती है हमारे पास अदर इनकम। एक है मेरे पास रेवेन्यू और दूसरा क्या है मेरे पास? अदर इनकम। रेवेन्यू में और अदर इनकम में फ़र्क क्या है, कौन बताएगा? बताओ ज़रा। इतना दूर कंपनी पे जा रहे हो, अभी लेवल पे आते हैं। आपकी नाम क्या है? इरफान मिल्क शॉप। इरफान
मिल्क शॉप। अगर इरफान की मिल्क शॉप है, क्या बेचता होगा? पानी यार, क्या हो गया, पानी बेचता होगा। अब बताएं इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं जिसको बेच के पैसे कमा रहे हैं? दूध, पानी, ओ सॉरी दही, दूध, दही, और क्या होगा? यही चीज़ें होंगी। अब ये दूध दही बेच के जो इसको पैसा आएगा वो इसका क्या कहलाएगा? रेवेन्यू। कि ये इसकी प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी थी, ये रजिस्टर्ड ही इसी चीज़ में था, इसी चीज़ में इस सेल कर रहा है, इसी चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? इसका रेवेन्यू कहलाएगा। ये भाई साहब अपनी एक जो फ्रिज है वो भी बेच देते हैं। फ्रिज ली थी भाई साहब ने 10,000 रुपये की, बेच दी है 15,000 रुपये की, कितना गेन हुआ? 5,000 रुपये का। इनकम तो ये भी है, इनकम ये है कि नहीं है? बट ये कहाँ चली जाएगी? अदर इनकम में चली जाएगी। तो रेवेन्यू में और अदर इनकम में आपको फ़र्क जो है वो पता होना चाहिए कि रेवेन्यू क्या होता है और अदर इनकम क्या होती है। इज दैट क्लियर? सेल्स हमेशा आपकी रेवेन्यू है, रेवेन्यू इज इक्वल टू सेल्स। दूध बेच रहा है, दही बेच रहा है, बर्फ़ बेच रहा है, पानी बेच रहा है, वो सारा इसका एक मेन प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं जिससे इसको पैसे आ रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? इसका रेवेन्यू कहला रहा होगा, सेल्स कहला रहा होगा। ये क्लियर है? ठीक है, ये चारों बातें क्लियर है। अब इन सारों में अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं तो इन सारों में ओवर द टाइम इजाफा भी होगा, कमी भी होगी, ऐसे ही है। तो हमने इसको ट्रांसलेट करना है। अब फॉर एग्जांपल जी इरफान ने सेल्स कर दी, लाख रुपए की सेल्स की, तो हम कभी भी ये नहीं लिख के बताएंगे कि इसने लाख रुपए की सेल्स की है। हमने क्या करना होगा? हमने उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना होगा। ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में जब हम किसी चीज़ों को ट्रांसलेट करते हैं तो हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, एक है डेबिट और दूसरा क्या होता है? हमारे पास क्रेडिट होता है। जब भी हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने की बात करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी, एक डेबिट है और दूसरा क्या है? हमारे पास क्रेडिट की टर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। एसेट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, हमने कभी भी नहीं लिखना कि एसेट डिक्रीज है इंक्रीज है। इनकम इंक्रीज हो रही है, इनकम डिक्रीज हो रही है, हमने कभी भी नहीं लिखना इंक्रीज या डिक्रीज है। हमने किस टर्म में बात करनी है? डेबिट और क्रेडिट। देखिए जहां पे भी आता ना वर्ड क्रेडिट का, तो एक चीज आपने याद रखनी है कि क्रेडिट का मतलब जो है, अगर आपके बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है, आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो हम उसे क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। कैश, क्रेडिट, क्रेडिट टर्म की बात करो, भी कैश की बात नहीं कर रहा। क्रेडिट टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बढ़ने को। अगर आपके बिजनेस में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से पैसा बढ़ेगा तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर रहे होंगे। अगर पैसा कम होगा तो हम क्या करते हैं? उसको फिर डेबिट कर रहे होते हैं। अब ये चीज़ याद रखनी है। हमारे पास चार चीज़ें हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, इनकम और लाइबिलिटीज़। उल्टा नहीं तो समझ कर बताता हूँ तुझे। एसेट्स, अगर एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब ज़रा इस चीज़ को समझिएगा। आपने एक मशीन बाय की है 500 रुपीज़ की, इसकी एंट्री क्या पास क्या हुआ होगा? एक मिनट, आप बिजनेस से 500 रुपया निकाला, मशीन लेके आए हैं, पैसे कम हुए? पैसे कम हुए हैं, इसका मतलब आपका एक एसेट बढ़ रहा है और पैसे भी जा रहे हैं। अगर आउटफ्लो बिजनेस से हो रहा है ना, तो ये क्या चीज़ शो कर रही है? डेबिट को। लेकिन आपने क्या रखना है यार कि अगर एसेट इंक्रीज होगा, हमने क्या करना है? हमेशा उसको डेबिट करना है। क्या करना है? हमेशा डेबिट करना है। अगर एसेट डिक्रीज होगा तो हम क्या करेंगे? उसको हमेशा क्रेडिट कर रहे होंगे। ये चीज़ याद रखनी है। अब मशीन आ रही है, पैसे आ रहे हैं, बैंक इंक्रीज हो रहा है, से फर्नीचर आ गया है, मशीन आ गई है, प्लांट आ गया है, इक्विपमेंट आ रहा है। अगर बढ़ रहे हैं हमने क्या करना है? एसेट्स को हमेशा डेबिट करना है। और अगर एसेट्स कम हो रहे हैं, लैंड बेच दिया, मशीन बेच दी, इक्विपमेंट बेच दिया, प्लांट बेच दिया, कैश कम हो गया, तो वो हम क्या कर रहे होंगे? क्रेडिट कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? अगली टर्म हमारे पास आएगी जो दोनों आपस में एक साथ ही ट्रीटमेंट है, वो है एक्सपेंसेस का।
अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और अगर हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। इसका मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं इनका ट्रीटमेंट सेम ही है। एसेट्स इंक्रीज क्या होंगे, डेबिट, एसेट डिक्रीज हमारे पास क्या होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज क्या होंगे, क्रेडिट हो रहे होंगे। अब बात करते हैं हम लाइबिलिटीज़ की। अगर लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होंगी तो हम डेबिट करेंगे, अगर लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। लोन लेके आएंगे तो क्या होगा, लोन हमारा क्रेडिट हो रहा होगा। उसके बाद है हमारे पास इनकम। इनकम अगर हमारी डिक्रीज होगी डेबिट, और इनकम हमारी इंक्रीज होगी तो हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये 4 बातें सिर्फ आपको चाहिए जिससे आप पूरा R1 जो है वो चला सकते हैं कि डेबिट किस चीज़ ने होना है और क्रेडिट किस चीज़ ने होना है, इसका आपको पता होना चाहिए। अब इनकम कम हो गई है, सेल्स रिटर्न हो गई हैं, तो क्या करोगे आप, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दोगे। सेल्स कर दी हैं तो सेल्स क्या हो रही होंगी, क्रेडिट हो रही होंगी। बैंक से लोन ले लिया, पैसा आ गया है तो लाइबिलिटी बढ़ गई है, तो क्या हो रही होगी, आपकी लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, क्या है, हम क्रेडिट कर रहे होंगे। तो 4 बातें याद रखनी है। एसेट्स डेबिट कब होते हैं, एसेट्स क्रेडिट कब होते हैं, लाइबिलिटी डेबिट कब होती है, लाइबिलिटी क्रेडिट कब हो रही होती है, इनकम डेबिट कब होती है, इनकम क्रेडिट कब हो रही होती है। ये 4 बातें जो हैं वो क्या रखनी है, आपने अपने माइंड में रखनी है। ये क्लियर है? हाँ, आपने मशीन बाई की है, कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट, एसेट डेबिट होता है उसमें। चलें जी। कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग अलग है। कॉस्ट में हम कभी भी नहीं देखते फाइनेंसिस क्या है, वहाँ पे हम सिर्फ प्रोडक्शन देख रहे होते हैं और कुछ नहीं कर रहे होते। किसने किया, वो भाई केड़ी कॉस्ट पढ़ रहे हैं, वो केड़ी सी में पढ़ के आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में इनकम है ही नहीं कहीं पे भी, क्या पढ़ा है तू, वो भाई गलत है, छोड़ दे, तेरे का साइड पूरे हिले हुए हैं। सानिया 9 में भी करो मजम्मत आप भी दिन रात, थोड़े सही हो जाएंगे। चले जी, अभी हम बात करते हैं एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। अगर एक इंडिविजुअल है, इसने अगर अपना बिजनेस ओपन करना है तो कैसे करेगा, लोन ले लेगा या घर से पैसे ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल इरफान मिल्क शॉप, हम बिजनेस का नाम रखते हैं, आज हम एक कारोबार शुरू करवाते हैं, इरफान मिल्क शॉप, और ये लिख के लगाएगा वल्लाहु खैरुल राज़िकीन, और एक और वो वाली कि मिलावट करने वाले हम में से नहीं है, मिलावट साबित करने वाले को 5,000 रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा और उसको बंदे को उठवा लिया जाएगा। मिलावट नहीं करेगा, कसम उठा लेगा, पानी में नहीं मिलाऊंगा, बस दूध ख़राब हो जाता है तो बर्फ़ ला कर डाल लूँगा बस बीच में, तो 1 किलो दूध में इतनी बर्फ़ होगी तो सारा वो, इस मिलावट नहीं करेगा बंदा, ये बच्चा सच है। अब बिज़नेस स्टार्ट करना है, एक ही चीज़ है, पैसा कहाँ होगा, घर से लेके आएगा या लोन लेके आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी मिस्टर इरफान इन्वेस्टेड 100 रुपीज़ इन बिजनेस, इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। अब रिमेंबर, ये जो ओनर मालिक जो है, ये जो पैसे लेके आता है या जो मालिक इन्वेस्टमेंट करता है, इसे हम क्या कहते हैं, हमेशा कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो मालिक ने इन्वेस्टमेंट की होती है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। और कैपिटल अकाउंट की नेचर भी यहाँ पे ही आती है, हम यहाँ पे ही लिख रहे होते हैं लाइबिलिटीज़ में कि अगर कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा तो डेबिट किया रहेगा, अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम क्या कर रहे होंगे, क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ओनर जब बिजनेस में या मालिक बिजनेस में कोई अमाउंट लेके आ रहा है, कोई रकम लेके आ रहा है किसी भी किस्म की, उसे हम क्या कह रहे होंगे कि वो कैपिटल लेके आया।
अब इसकी एंट्री क्या पास होगी, देखिए लाख रुपया कैश लेके आया ना, कैश बढ़ा है। अब कैश बढ़ने से एसेट क्या होना चाहिए, डेबिट। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे लाख रुपया डेबिट कर देंगे। और मालिक लेके आया है, मालिक का कैपिटल अकाउंट भी बढ़ा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, लाख रुपए से कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर रहे होंगे। तो ये एंट्री हमारे पास हो रही होती है कि लाख रुपए से क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे कैश को, और लाख रुपए से हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे हम अपने इसके कैपिटल अकाउंट को। इज दैट क्लियर? तो एक चीज़ डेबिट होगी, दूसरी चीज़ जो है वो हमारी क्या हो रही होगी, क्रेडिट हो रही। हर डेबिट का कोई ना कोई क्रेडिट होता है, और हर क्रेडिट का कोई ना कोई डेबिट लाजमी होना होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अगर आप यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पे एक चीज़ हम डेवलप करते हैं जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, जिसका मतलब क्या होता है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटीज। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है कि एसेट्स जो हैं वो हमारी हमेशा लाइबिलिटीज के बराबर होते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद एलोबरेट करूं, वो होता है जी एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, उसके बराबर होते हैं। और इक्विटी किसे कहते हैं, कैपिटल को ही कह रहे होते हैं। ये चीज़ समझ आती है? अगर हम यहाँ पे लिखें इसके बिजनेस की इक्वेशन, इसके बिजनेस में कितने का है एसेट, लाख रुपए का, बिकॉज बिजनेस में कैश आया है। इक्विटी भी कितनी है इसके पास, लाख रुपए की है, और लाइबिलिटी अभी इसकी कोई है ही नहीं। तो एसेट्स हमेशा किसके बराबर होंगे, इक्विटी के बराबर हो रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपने हमेशा याद रखनी है, क्या है, एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। अगर हम इसको थोड़ा सा मज़ीद एलोबरेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं। रिमेंबर, इक्विटी के पर्सपेक्टिव से इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। अगर मैं करूँ यहाँ पे, अगर मैं ई को यहाँ पे रहने दूँ और इसको यहाँ पे लग जाके मैं लेस करवा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, और इसको हम क्या कह रहे होते हैं, इज इक्वल टू नेट एसेट्स कह रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक ही हैं जो पेपर में एमसीक्यूज आता है, जिसको हम लेके चलते हैं। बैलेंस शीट क्या होती है, कोई बताएगा? बैलेंस शीट क्या होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, ये पता है? अब आप देख रहे हैं, आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी ने कितनी सेल्स की हैं, कंपनी ने कितनी परचेजेस की हैं, कंपनी ने क्या कमाया है, क्या नहीं कमाया। आप तो शेयर होल्डर हैं, क्या आप जाके कंपनी से पूछ सकते हैं? कैसे पूछेंगे, हैं? बैलेंस शीट से नहीं। आप कंपनी जाएंगे, हाँ भाई कितने की मशीन है ये बताओ साहब, दो, नहीं देंगे। वो आप किस किस से कम्युनिकेट करेंगे, वो आपको बताएंगे कि वो कम्युनिकेट करेंगे। इसलिए क्या करती है कंपनीज जो है, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के दे देती हैं। साल के एंड पे आपको पूरा पर्चा दे देंगे, हर चीज़ लिखी होगी, वो पढ़ लो, आपको उसमें जो जो इस साल में हुआ है वो हम क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। तो उसमें सबसे पहले जो आती है, जो वहाँ पे लिखी हुई है, वो है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या आती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, बैलेंस शीट कह रहे होते हैं। बेसिकली इसमें हम क्या बताते हैं कि हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताते हैं, कितनी है और कितनी नहीं है। ये हम क्या होता है, हम देखते हैं कि एज ऑन, कि इस तारीख के ऊपर मेरे बिजनेस में कितने के एसेट्स हैं और कितने की लाइबिलिटीज़ है, मैंने बतानी होती है। हमारा जो ईयर एंड होता है, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर 2024 अगर मेरे पास आता है, मैंने बताना है कि यार मेरे बिजनेस में 31 दिसंबर 2024 को इतने लाख के एसेट्स हैं, इतनी मेरी लाइबिलिटीज़ हैं, जो मैंने बतानी होती हैं। अगर मैं इसका बड़ा रफ सा फॉर्मेट ड्रॉ करूं बैलेंस शीट का, तो क्या होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं एसेट्स, दो कॉलम्स हमारे नॉर्मली ड्रॉ हो रहे होते हैं ना। हम यहाँ लिखते हैं सबसे पहले अपने नॉन करंट एसेट्स, जिसमें हमारे पास लैंड आ जाता है, हमारे पास बिल्डिंग वगैरह आ जाती है, हमारे पास मशीन वगैरह आ जाती है। ये सारा कुछ जो है वो हम यहाँ पे लिखते हैं कि जी चलिए वैल्यूज़ का लिखते हैं। 1 लाख रुपए का लैंड हो गया, बिल्डिंग हमारे पास 70,000 की हो गई,
मशीन हमारे पास 30,000 रुपये की हो गई, तो मेरे पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो कितने के होंगे? गालिबन 2 लाख के। 2 लाख के मेरे पास नॉन करंट एसेट शो हो रहे होंगे। नॉन करंट एसेट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ जो है 1 साल से ज़्यादा होती है, 10 साल, 5 साल, 3 साल, 4 साल, ये इतना चल सकते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन करंट एसेट कहते हैं। फिर साथ ही हमने क्या लिखे होंगे? करंट एसेट्स भी लिखे होंगे। फॉर एग्जांपल इसमें आ जाएंगे वो एसेट्स जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। बैंक आ जाता है इसमें, इसमें स्टॉक आ जाता है, इसमें कैश आ जाता है, वो देखते हैं। अब बैंक में पड़ा हुआ जी 10,000 रुपया हमारे पास, स्टॉक पड़ा हुआ है 70,000 का हमारे पास, और कैश पड़ा हुआ है हमारे पास 20,000 रुपये का। हम इसको भी लिख लेंगे, कितना आ जाएगा? ये 1 लाख आ जाएगा। तो टोटल एसेट लिख देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं कितने बनेंगे? 3 लाख बनेंगे। ये मेरे पास क्या है? टोटल एसेट्स है। ये हम बना रहे होते हैं किस डेट के ऊपर? इस तारीख के ऊपर। इस डेट के ऊपर हमारे पास कितने एसेट्स हैं वो हमने बता देने होते हैं जी। हमारे पास इतने के नॉन करंट एसेट्स हैं, इतने के हमारे पास क्या है? करंट एसेट्स हैं। और इसमें हमने क्या बताना होता है? बेसिकली इसमें हम बताते हैं कि हमारे एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी है। ये जो है ना हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, ये वाली, ये हमने यहाँ पे लिख के देनी होती है। फिर हम चलते हैं कहाँ पे? लायबिलिटीज़ वाले एरिया में, जो हमने साथ बतानी होती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इक्विटी वाला एरिया, मतलब ओनर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, हम वो यहाँ पे लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल ओनर ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसका कैपिटल अकाउंट हम यहाँ लिख देंगे 1,40,000 का। फिर हम आ जाएंगे यहाँ पे लाइबिलिटीज़ में, और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटी। अगर आपने बैंक से लोन लिया है और वो 1 साल के बाद वापस कर रहे हैं तो हम वो यहाँ लिख देंगे जी, ये आ गया 50,000 का। और फिर हमारे पास आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज़, ये आ जाएंगे जी हमारे पास बिल पेएबल, ये आ जाते हैं 1,10,000 के। आप इसका सम करेंगे, ये भी कितना बनेगा आपके पास? 3 लाख ही बनेगा। तो रिमेंबर, ये एसेट्स और ये लायबिलिटीज़ का सम हमेरा हमेशा क्या होता है? बैलेंस शीट में बराबर होता है। हमने ये चीज़ बतानी होती है। हम बताते हैं कि इस डेट के ऊपर, इस तारीख के ऊपर ये मेरे एसेट्स हैं इतनी वैल्यू के, ये मेरा कैपिटल है इतनी वैल्यू का, और ये मेरी लायबिलिटीज़ हैं जिसमें हम बताते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो हैं वो हमारी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, जिसमें हम अपने बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस या जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो बता रहे हैं कि इतने के एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज़ हैं, इतना हमारे पास इक्विटी या कैपिटल मौजूद है, वो सारा हम लिख के दे रहे होते हैं। ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, ये FAR 1 में हमने नहीं बनानी। यहाँ तो ये PRC में बनेगी, यहाँ जाके बनेगी अब ये FAR 2 में। FAR 1 में ये नहीं बननी। FAR में बस बननी है इसके एक्सट्रैक्ट्स के बताए एसेट्स में अगर बिल्डिंग की अमाउंट आ रही है, कितनी आ रही है, हमने बस वो लिख के देनी है। स्टॉक कितना आ रहा है वो लिख के देना है। इक्विटी में कैपिटल कितना आ रहा है हमने वो लिख के देना। सिर्फ हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। अच्छा, ये है पोजीशन, ये हमें बता रहा है कि मेरे एसेट्स इतने के मौजूद हैं और इतने के मौजूद नहीं हैं। दूसरी हमारी आती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंसिव इनकम, जिसको हम आप कह सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये बेसिकली हमें बताएगा कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी है, कि हमने किस तरह से परफॉर्म किया उसके बारे में। और परफॉर्मेंस का इंडिकेटर क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस। अगर आपका प्रॉफिट आया है अच्छा काम किया है, लॉस आया है तो बुरा काम किया है, यही चीज़ है। तो वो चीज़ हमने क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी है। इसमें हम जो बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, मैं डिटेल में नहीं बनाऊंगा, हम लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यू, इसमें से हम लेस करवा देंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये सारा ये तो हिफ्ज हुआ है। हमारे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से हम लेस करवा देंगे जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है। और ये हम बनाते हैं हमेशा फॉर द ईयर। मतलब क्या हुआ कि हम देखते हैं 1 जनवरी 2024 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक, इस डेट से लेके इस डेट तक कितनी सेल्स की
उसकी कॉस्ट क्या थी, कितने खर्चे थे, सारा कुछ लेस करवा के हम क्या बना देते हैं, नेट प्रॉफिट जो है वो अपना बना के दे रहे होते हैं। ऐसे ही है, ये दो स्टेटमेंट्स जो है दोनों हमारे R1 में इसकी कैलकुलेशन जो है वो नहीं है। बोथ दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ R1। इसका सिर्फ हमने क्या बनाने हैं, एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं। मतलब कहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन जो है बताएं कहाँ पे आएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ रही होती है। इंटरेस्ट कहाँ पे आएगा, बस वो एक आधी वैल्यू लिखनी होती है। अब ये बता रहा है प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये बता रहा है हमारे पास कि हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी है। ये दो तो सिलेबस का पार्ट नहीं है। जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो ये तीन चीज़ें हैं। एक है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, दूसरा है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और तीसरा है नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नोट्स का मतलब क्या होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल। मैंने यहाँ पे बिल्डिंग लिखी हुई है 1 लाख रुपए की, ठीक है, मशीन लिखी है 30,000 रुपये की। ये 30,000 रुपये की मशीन कैसे आई है, उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी होगी, वर्किंग बताई होगी कि इतने की मशीन परचेज की थी, इतने की डेप्रिसिएशन थी। वो जो एक्सप्लेनेशंस होती हैं वो हमारे नोट्स कहलाते हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट है। IAS 16 का नोट है, 40 का है, वो बाद में जाकर देखेंगे। ये दो स्टेटमेंट हमारी बन गई हैं। अब तीसरी स्टेटमेंट जो है, जो हम शुरू करेंगे अभी, वो है हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक और स्टेटमेंट है वो कैश फ्लो है, जिसमें हम बताते हैं कि हमारे बिजनेस में कैश कितने, ओपनिंग कैश कितना था, क्लोजिंग कैश कितना है, कितना कैश आया, कितना कैश गया, वो सारा कुछ जो है वो हमने यहाँ पर देखना होता है। अब ये दो चीज़ें जो हमने बना ली हैं ये तो ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताएं कि जो प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट पे हक किसका है, मालिक का है। अगर बिजनेस ने कोई भी प्रॉफिट कमाया है, ये प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, बिजनेस को क्या मालिक को? दोनों को नहीं। बिजनेस किसका होता है, मालिक का। तो प्रॉफिट भी किसका है, मालिक का ही होता है। जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो किसको दिया जाएगा, वो मालिक को ही दिया जा रहा होगा। तो ये प्रॉफिट किसका हक होता है, मालिक का हक होता है, जो उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। अगर अभी हम इरफान मिल्क शॉप वाले का, ये सारा कुछ इरफान मिल्क शॉप का बना है, इसका रेवेन्यू भी, इसका बैलेंस शीट भी, सारा कुछ देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये 2024 था, इसका कैपिटल कितना है, 1,40,000। ये कहता है जी मेरा 2023 में जो मेरा कैपिटल था वो 80,000 था। ये इस अकाउंट की बात करता है कि 2023 में मेरा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ था, 80,000। 24 का एंड हुआ, हमने क्या कर दिया, 140 कर दिया। इसका मतलब है इसका कैपिटल अकाउंट तो बढ़ रहा है, हमें समझ आती है, ये समझ आ रही है ना, बढ़ कैसे रहा है वो हमने देखना होता है। अब उसके लिए अगर इंडिविजुअल लेवल की बात की जाए, इसको नोट कीजिएगा, ये ज़रा आपने लिखना है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर। हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, इसका ओपनिंग कैपिटल जो है वो लिखते हैं कि जब साल शुरू हुआ इसका ओपनिंग कैपिटल कितना था। कितना बताया यहाँ पे हमने, 80,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी इसका ओपनिंग कैपिटल कितना था, 80,000 था। नोट कर लिया। अब अगर ये कोई न्यू कैपिटल खुद लेके आया होगा, अगर कोई नया कैपिटल लेके आया, घर से मजीद पैसे लेके आ गया है, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो वो हम क्या कर देंगे, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। 30,000 जी ये बिजनेस में लेके आया, वो हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर ये कोई पैसे यहाँ से निकाल के ले गया, रिमेंबर जो मालिक पैसे लेके जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स हमारी क्या होती हैं, लेस होती हैं। कितने की करवानी है ड्राइंग्स, 10,000 की। 10,000 रुपया ये लेके चला गया, कितने हो गए, लाख रुपया। और जो हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर कमाया है वो भी मालिक को देना है, तो वो जो प्रॉफिट आया वो भी हम क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। तो 40,000 हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसे अगर क्लोज करें तो क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास क्या आएगा, नहीं ड्राइंग्स प्रॉफिट में नहीं आती, कैपिटल से लेस होती है, नहीं उसमें नहीं आती, कैपिटल से लेस होती है। कितना आएगा, 1,40,000। यही आ रहा है। कैलकुलेटर लेके आने थे आप लोगों ने, मोबाइल इस्तेमाल करें, चेक करो यार कैसी कौम है। 1,40,000 है। अब देखें
यहाँ पे ये जो हमने बनाई है ना, ये वाली लाइन लिखी है, ये इसकी बता रही है क्या है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। नहीं बता रही, ये बता रही है कि जब ये साल शुरू हुआ था इस बंदे के पास कितना कैपिटल मौजूद था, 80,000 का मौजूद था। साल एंड हुआ है, कितना कैपिटल मौजूद है, 1,40,000 रुपये का, ऐसे ही है। लेकिन इस 80 से इस 1,40 पे किस तरह से हम गए हैं, वो चीज़ जो है वो हमने क्या करनी है, यहाँ पे शो करनी है, बतानी है। अब 80 से 1,40 पे गए हैं तो भाई हमने बता दिया कि यार 30 अपने घर से ये लेके आया था, ये 30 हमने बीच में ऐड किया था, 10 ये बंदा निकाल के ले गया था, वो हमने लेस कर दिया था, 40 इसमें हमने प्रॉफिट ऐड किया है, फिर जाके इसका ये 1,40,000 बना है। तो ये जो सारी चेंजेस हम शो कर रहे हैं, ये सारी तब्दीली शो कर रहे हैं, ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रही होती है। तो बैलेंस शीट में उसने सिर्फ हमें क्या देनी होती है, ये क्लोजिंग वैल्यू, ये सारी कौन सी वैल्यू होती हैं, क्लोजिंग वैल्यू होती हैं, उसने सिर्फ हमें वो प्रोवाइड करनी होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ जो प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है वो हमें पता है कि ये प्रॉफिट से मैंने दे दिया, ये प्रॉफिट है था, वो प्रॉफिट इसमें ऐड होने के बाद ये अमाउंट आ गई है। लेकिन ये अमाउंट आई कैसे है वो हमें लगता है पता कि यार ओपनिंग ये था, नया कैपिटल ये आया, ड्राइंग्स यहाँ पे गई हैं, प्रॉफिट ये ऐड किया गया, फिर जाके ये 140 बना। तो ये प्रॉपर चीज़ें बता रही हैं, कहाँ से पैसे आए, कहाँ पे पैसे गए, कैसे मूवमेंट वगैरह रिकॉर्ड हुई, ये हमारी क्या कहलाती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रही होती है। इज दैट क्लियर? तो एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, एक बुनियादी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो हमारी इक्विटी का बनता है वो ये अकाउंट बन रहा होता है। इसमें कोई सवाल है तो बताएं मुझे, इसको अगर नोट करना तो नोट कर लें, फिर हम आगे मूव करते हैं। ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में रिड्यूस होती है, एक्सपेंस नहीं होता आपका वो। SOFP के लिए नहीं, हर चीज़ इंडिपेंडेंट है। अब हमने क्लोजिंग कैपिटल गिवन कर दी इतना है, वो पूछेंगे यार कैसे हुआ है, तो वो तो बताएंगे। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ना, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमने 5 चीज़ें बना के देनी होती हैं। क्लोजिंग बैलेंसेस कितने हैं सारा वो बताते हैं, प्रॉफिट कितना आया वो बताते हैं, इक्विटी में कैसे चेंजेस आई हैं, अगर 100 से 140 से पहुँचे हैं किस तरह वो अलग बताते हैं, कैश में कितनी मूवमेंट हुई है वो बताते हैं, और जो इन सब की हमने वर्किंग की होती है कि इतने का एसेट आया, इतनी डेप्रिसिएशन हुई थी, उसके नोट्स, डिटेल्स, एक्सप्लेनेटरी इन्फो हम अलग दे रहे होते हैं। तो हम 5 स्टेटमेंट्स बना कर देते हैं जिनको हम कंबाइंड क्या कह रहे होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो कह रहे होते हैं। ये कंबाइंड हमारी क्या कहलाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जहाँ पे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड लिखा हुआ आएगा वहाँ पे क्या लिखा होगा हमारे पास, इसका मतलब होगा कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो और नोट्स, इन सबको हम कंबाइंड क्या कहते हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह रहे होते हैं। नहीं, SOCI तो सिर्फ बता रही है कि चेंज कैसे आया कैपिटल में। हाँ हिसाब है, प्रॉफिट ही नहीं है तो आप SOCI कैसे बनाओगे, SOFP कैसे बनाओगे, तो प्रॉफिट लाजमी होते हैं। ये तो तीसरी स्टेटमेंट है हमारी, पहली 2 स्टेटमेंट जो बुनियादी हैं वो SOFP और SOCI ही होती हैं। ये क्लियर है आप लोगों को? ये मिटा दूँ, ये मिटा दूँ, कौन सी क्लास है आपकी? जब ख़त्म हो रही तब आ रहे हो? अच्छा, अभी हमने एक बात लिखी थी इक्विटी के बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन के, वो क्या लिखी थी ज़रा आपको बताएगा? एसेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ये थी। इसको फिर हमने चेंज किया था, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी,
इज इक्वल टू नेट एसेट्स, यही हमने लिखा था ना। अब ज़रा यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है टोटल एसेट्स, ये हमारे पास क्या है, टोटल एसेट्स है। कितने के हैं? 3 लाख के। आप यहाँ पे लिख लें 3 लाख। लाइबिलिटीज हमारे पास कितनी है? एक 10 की और 50 की, कितनी बनती हैं? 160। आप जब इसको लिखेंगे इक्विटी कितनी आएगी आपकी? फिर 140 की आएगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि इक्विटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू नेट एसेट्स। ये जो इक्विटी है ना इसकी, ये किसके बराबर होगी? हमेशा नेट एसेट्स के बराबर होगी। ये पेपर में 2 नंबर के एमसीक्यू आता है कि नेट एसेट्स इंक्रीज हों, इक्विटी में क्या फ़र्क आएगा? इंक्रीज। बिकॉज क्या है, देखें इक्विटी क्या है हमारी, इक्विटी इज़ बेसिकली इक्वल टू नेट एसेट्स ही है ना। अगर वो एमसीक्यूज लिख दे कि नेट एसेट्स इंक्रीज, इक्विटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर वो कह दे कि इक्विटी अगर डिक्रीज हो रही है तो नेट एसेट्स भी हमारे क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। बिकॉज इक्विटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट एसेट्स। ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको आप लोगों ने भूलना नहीं है। ये एक बहुत फेमस एमसीक्यूज है, 1 से 2 नंबर का पेपर में आ रहा होता है कि बताइए क्या रिलेशन है। वो कह देगा जी आपके नेट एसेट्स से साल के शुरू में 1 लाख रुपए के, आपके क्लोजिंग में नेट एसेट्स हो गए हैं वो 160 के हो गए हैं। तो बताएं इक्विटी कितने से बड़ी होगी? 60,000 से। बिकॉज जितने से नेट एसेट इंक्रीज हुए हैं उतने ही क्या हुई होगी? आपकी इक्विटी भी इंक्रीज हुई होगी। इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशन आपने याद रखना है, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, जिसको हम नेट एसेट्स कह रहे होते हैं। अगर नेट एसेट्स हमारे इंक्रीज होंगे तो क्या होगा? इक्विटी बढ़ेगी। नेट एसेट्स डिक्रीज होंगे, इक्विटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। इज दैट क्लियर? नोट करना, कर लें फिर आगे चलते हैं। सवाल किससे पूछूं? भाई अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखी हुई है, मैथमेटिक्स प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपने तकरीबन पूरी क्लास निकाल दी और आप बीच में आ गए हैं, आपको लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी इसकी। आप सवाल का जवाब दें। अगर हमारी ये आई कैप का एमसीक्यूज आ सकता है, अगर हमारे नेट एसेट्स 2 टाइम रिड्यूस हो जाएं, इक्विटी कितने टाइम रिड्यूस होगी? 2 टाइम्स होगी। एग्जामिनर ना नंबर्स नहीं लिखता, वो टाइम्स में कंफ्यूज कर देता है। बच्चा कहता है यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ये तो हुआ ही नहीं है। अगर आपको ये रिलेशन याद हो गया ना, ये रिलेशन याद हो गया, तो आप जो है बता सकते हैं कि क्या है और किस तरह से है और किस तरह से चल रहा होगा। वो सिर्फ एमसीक्यूज़ में प्ले करते हैं। हमने कल के लेक्चर में जब स्टैट डिस्कस कर रहे थे तो एमसीक्यूज़ में 12% बच्चे पासिंग मार्क्स लेके बैठे हुए हैं, 13% बच्चे पासिंग मार्क्स लेके बैठे हुए हैं। इसका मतलब एमसीक्यूज़ जो आते हैं 15 मार्क्स के, उसमें से भी बच्चे पास नहीं हो पा रहे। तो वो कहते हैं आके एमसीक्यूज़ बड़े अच्छे हुए, आके पहला जवाब देते 15 से 15 पक्के होते हैं, तो पेपर पे इनके मार्क्स 21 आए होते हैं 100 में से। तो एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट है साथ साथ, तो हमने वो देखना होता है। तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसको हमने देखना होता है। ये सारा क्लियर है? बैलेंस शीट रेस कर दूं? अब ज़रा यहाँ से मैंने इसको याद रखना है, इसका रिलेशन सारा हमारा क्लियर हो गया ना। इसे हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बिकॉज इक्विटी में जो चेंज आ रहा है वो हमने यहाँ पे डेवलप करना होता है। अब इस चेंज में 2 तरह का चेंज है। कोई बता सकता है कि जो हम स्टार्ट हमने किया था 80,000 से और ख़त्म हमने किया है 140 में, तो 2 तरह की ट्रांजैक्शंस हुई हैं जिसकी वजह से चेंज आया है। कौन कौन सी हैं? प्रॉफिट और कैपिटल। अगर हम इसको थोड़ी सी अच्छी अंग्रेजी में प्रेजेंट करना चाहें, जो स्टैंडर्ड में लिखी हुई है, उसमें उन्होंने बताया है कि जो चेंज आया है ना, जो तब्दीली आई है ये वाली, ये चेंज 2 तरह की तरह होता है। ये चेंज जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, पास पेपर में 5 नंबर का ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, वो शेयर्स के पर्सपेक्टिव पे है। मैं सिर्फ शेयर्स लिखूँ, चेंज हो जाएगा।
ये चेंजेस जो आई हैं ये दो तरह से होती है। एक होती है हमारी ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और दूसरी हमारी होती है नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन विद ऑनर का मतलब क्या है कि बिजनेस और मालिक इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हुई है जिसकी वजह से इसकी इक्विटी में इजाफा हुआ है या इसकी इक्विटी में कमी आ रही है। ठीक है, अब जरा देखें, जब ओनर बिजनेस में कैपिटल लेके आया तो क्या एंट्री पास हुई होगी? जब वो बिजनेस में कैपिटल लेके आया, बैंक जो है या कैश जो है वो हमारा डेबिट हुआ होगा 30,000 से, और कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा 30,000 से क्रेडिट हुआ होगा। तो यहाँ पे जो इजाफा हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? ऑनर की वजह से। किसकी वजह से हुआ है? ऑनर की वजह से। इसे हम क्या कहते हैं? ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहते हैं। 5 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया होगा। ये बच्चे वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस है, पढ़ा ही नहीं हुआ भाई, ये चीज़ है। ये क्या है? ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन। और बताएं मुझे, इन 5 चीज़ों में से ऑनर के साथ और कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है? ऑनर के साथ, ध्यान से, ऑनर के साथ कौन सी? ड्राइंग्स। वेरी गुड। अब ये ड्राइंग्स क्या है कि ये मालिक जो बिजनेस से पैसा लेके चला गया, मैं ड्राइंग की एंट्री पास नहीं कर रहा, अभी सिर्फ हम कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। अब कैपिटल जो है कम हो गया तो कैपिटल क्या हो गया होगा? हमारा डेबिट हो गया होगा। इसका मतलब ये वाली एंट्री न्यू कैपिटल वाली और ड्राइंग्स वाली, ये तो थी ट्रांजैक्शन विद ऑनर के मालिक की वजह से उसके कैपिटल में चेंजेस आई हैं, मालिक की वजह से उसके कैपिटल में तब्दीली आई है। मालिक पैसे लेके आया, कैपिटल अकाउंट बढ़ गया, मालिक पैसे लेके गया, कैपिटल अकाउंट कम हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स कहते हैं। अगर मालिक बिजनेस में फर्नीचर लेके तो क्या होगा? क्या ये आए और पहले जा रहे कील कर रहे हैं, पागल हैं? अगर लेके आए मालिक तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन विद ऑनर कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कहेंगे। वो क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स कहला रही होगी कि इक्विटी में इजाफा या कमी तो हुई है बट ड्यू टू ऑनर हुई है, ड्यू टू मालिक हुई है। तो ये मेरी क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स कहला रही होगी। प्रॉफिट मालिक लेके आया, किसने दिया? प्रॉफिट बिजनेस ने दिया है, बिजनेस के रिजर्व से। इसकी वजह से जो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ये हमारी क्या, इक्विटी बढ़ रही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहला रही होगी। तो हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जब कंपनी के लेवल पे भी बनानी है तो हमने क्या देखना है? ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कौन सी है और नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कौन सी है, ये बताना होता है। ऑनर बेस्ड क्या होती है ट्रांजैक्शन? GDC है ये, गर्ल्स डोमिनेटेड कैंपस। क्यों जाना बाहर? मुझे कराएगा बाहर गरीब आदमी को। यहाँ पे आप लोग आया करें सुकून से, पर्दा करके। बताएं, चीज़ की इक्विटी है हर चीज़, एक मतलब एक नहीं होता। एक नुक्ते से महरम को मुजरिम बना दिया, साफ कर देगा, एक है। फिर नंबर भी एक ही कम करता है, वो 49 पे उड़ा देता है और फेल हुए बच्चे 49 पे। मैं आपको रिजल्ट शो करूँगा इस दफ़ा। एग्जैक्ट 49 बिजनेस में बच्चा फेल हुआ होगा इस दफ़ा। तो क्या, व्हाट इज ट्रांजैक्शन विद ऑनर? बताएं। ऑनर की वजह से इक्विटी में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है? ट्रांजैक्शन विद ऑनर। अब इसमें कितनी चीज़ें आएंगी? कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करवा रहा है वो इसमें आएगा, ड्राइंग्स कर रहा है वो इसमें आएगा। तो कितनी चीज़ें आएंगी? अगर आप इसको एग्जाम्पल लिखना चाहें, क्या आएगा इसके एग्जाम्पल में? कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स, ये हमारी क्या होती है? ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स में आ रही होती है। कौन कौन सी आएंगी इसमें? कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स। क्या आएंगी? कैपिटल इंट्रोड्यूस, नया कैपिटल लेके आ रहा है, या जो वो ड्राइंग्स कर रहा है वो हमारी क्या है? ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स है। और नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन क्या होती है?
प्रॉफिट दे देना, रिजर्व्स दे देना, ये हमारी क्या होती है, रिजर्व्स भी बीच में आ जाएंगे, ये हमारी क्या है, नॉन ऑनर ट्रांजैक्शन कहलाती है। ऑनर से लोन ले सकते हैं बट वो इक्विटी में नहीं आएगा, वो हमारी लायबिलिटी ट्रीट होगी। आप बैंक से लोन ले लो या ओनर से लोन ले लो, बात एक ही है, वो लोन होगा, वो इक्विटी का पार्ट नहीं बनेगा। वो अगर आगे बात करेंगे, अभी रिजर्व्स में नहीं पहुंचे। इक्विटी बड़ी है, इक्विटी इज इक्वल टू योर नेट एसेट्स, इक्विटी इज इक्वल टू योर रिजर्व्स, इक्विटी इज इक्वल टू योर लायबिलिटीज लेस रिजर्व्स। इक्विटी बहुत पंगे हैं इसमें, लेकिन बेसिक हमारी यही है, इक्विटी इज इक्वल टू क्या होती है, नेट एसेट्स ही होती है। और इक्विटी में हमेशा दो एलिमेंट्स हम देख रहे होंगे, कौन कौन से, ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन है। ऑनर का मतलब क्या है कि मालिक की वजह से जो इक्विटी में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसे हम क्या कह रहे होंगे, ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स कह रहे होंगे। और जो मालिक के अलावा इसमें इजाफा या कमी आ रही है, वो हमारी नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन कहलाएगी। ये दो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, ट्रांजैक्शन विद ऑनर में कैपिटल इंट्रोड्यूस और ड्राइंग्स, और इसमें लिख लीजिएगा प्रॉफिट और रिजर्व। अगर आपको आता है, एग्जाम्पल लिख के दोगे, अगर एक्सप्लेन करने में थोड़ा बहुत गलत हो भी जाए तो वो एग्जाम्पल दे के अगर मैच कर रही होती हैं, आपको मैक्सिमम मार्क्स दे देगा। थ्योरेटिकल सवाल आ चुका हुआ है, आई गेस 2020 में आया हुआ है या 2021 में आया हुआ है, आ चुका हुआ सवाल इसमें से। ये क्लियर है? अब हम ज़रा इसका बनाते हैं इक्विटी का ही, ये जो हमने कैपिटल बनाया है, कैपिटल का हम लेजर अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट। इसी स्टेटमेंट को हम क्या करेंगे, अकाउंट में कन्वर्ट करेंगे। अब चूंकि ये अकाउंट होगा हमारा क्रेडिट नेचर का, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल अकाउंट, ये साइड हमारी डेबिट होती है, ये साइड हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम लेंगे हमेशा अपना ओपनिंग बैलेंस, कितना यहाँ पे 80,000 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 80,000। अभी हम जो नया कैपिटल लेके आया था, बैंक डेबिट हुआ था, कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था हमारा, क्रेडिट हुआ था। इसका मतलब 30,000 हमारा यहाँ पे क्या आ रहा होगा, जो न्यू कैपिटल आया है वो ये इधर आ गया। फिर इसने ड्राइंग्स की थी, ड्राइंग्स कम करती हैं, तो ड्राइंग्स किस साइड पे आती हैं हमारी, हमेशा डेबिट साइड पे आती हैं। 10,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हम क्लोज करते हैं, और इसमें कुछ भी नहीं था ना, प्रॉफिट था, कितना है 40,000 का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट से भी ये इंक्रीज होगा, तो हमने प्रॉफिट भी यहाँ पे लिख दिया। 80 जमा 30 कितना हुआ, 110 जमा 40 कितना हुआ, 1.5 लाख। तो 1.5 लाख हमने यहाँ पे लिख दिया। टोटल बैलेंस हमारा 1.5 लाख है, तो लेकिन यहाँ तो 10,000 लिखा हुआ है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना बनेगा, 1,40,000 बन रहा होगा। तो सर ये अकाउंट है और ये क्या है, स्टेटमेंट है हमारी। मतलब उस अकाउंट को इस फॉर्म में लिख दूं तो स्टेटमेंट बन जाती है, या इस स्टेटमेंट को उस फॉर्म में लिख दूंगा तो क्या बन जाएगा, मेरा अकाउंट बन रहा होगा। तो अकाउंट में बना रहा हूं तो कैपिटल अकाउंट है, इस तरह लिख रहा हूं तो ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रही होगी। इज दैट क्लियर? यहां सब क्लियर है? इंडिविजुअल लेवल के हद तक हमने सारे किया डिस्कशन। अब हम इसी को कन्वर्ट करेंगे कंपनी के लेवल के ऊपर। किसके ऊपर? कंपनी के लेवल के ऊपर, कि कंपनी क्या होती है और कंपनी किस तरह चलती है, उसमें हम कैसे इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे, वो हमने यहाँ पे लेके चलना है। ट्रांजैक्शन विद ओनर क्या होती है, उधर नहीं देखना, हाँ सही है, बच गया, ड्राइंग्स क्लिक कर गया, ओके वेरी गुड, तो कल बताऊंगा बेटा। चलें जी आगे चलें। तो ये देखें, अभी हमने बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हमें ये लग गया पता कि नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स लेस लायबिलिटीज। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी क्या होगा कि अगर इस नेट एसेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज आए तो वो हमारा क्या कहला रहा होगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कहला रहा होगा। और इस स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में हमने इसको सेपरेट करना होता है दो पार्ट्स में, एक है ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स और दूसरी क्या होती है,
नॉन ऑनर चेंजेस है, जिसे हम कह रहे होते हैं टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, या जो वो रिजर्व्स या प्रॉफिट्स की मूवमेंट होती हैं उसको हम लेके चल रहे होते हैं। तो ये कंपनी के लेवल के ऊपर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमारा मेन कंसेप्ट था समझने वाला, ट्रांजैक्शन विद ऑनर्स, वो सबको समझ आ गया। नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो सबको समझ आ गई है। तो बताए, लाइट आंखों में पड़ गई है, विजन ब्लर हो गया अच्छा खासा। अभी यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं, वरना हम अब बात करेंगे शेयर्स की और शेयर कैपिटल्स की। क्लास का टाइम क्या एंडिंग का, मुझे भूल गया। ठीक है, इसका मतलब वी हैव 30 मिनट्स। ओके, नहीं 30 मेरे पास है, नहीं लेके आए, मैं जैसे दिखा रहा हूँ बार बार। चलें जी, इसको हम अब कन्वर्ट करेंगे शेयर्स के ऊपर। कैपिटल अकाउंट समझ आ गया आपको इंडिविजुअल का। अब शेयर कैपिटल क्या होता है ये मुझे आप लोगों ने बताना है। कंपनी लॉ तकरीबन आप सारे पढ़ रहे होंगे या थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी होगा। शेयर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होता है, कौन बताएगा? लेडीज़ फर्स्ट। चलें जी, लेडीज़ फर्स्ट। किससे पूछें? मिस आप बताएं, शेयर कैपिटल क्या होता है या शेयर्स क्या होते हैं? शेयर होते हैं। ये ना कहना कि शेयर इज इक्वल टू लॉइन। क्या? जो कंपनी में, ओके, एज अ शेयर देते हैं। शेयर्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी नहीं होती। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी में इन्वेस्टमेंट। ओके, शेयर्स क्या होते हैं? फाइन दसो, शेयर क्यों होते हैं? शेयर्स क्या होते हैं? मैं साथ वाले से पूछ रहा हूँ, उसको लग गया पता, उसका सांस ऊपर नीचे हुआ ना, उसको लग गया पता कि भाई मेरे से पूछा गया। कंपनी में पैसा आए, ठीक है। शेयर्स क्या होते हैं? नीचे करके बोल ले भाई। पैसे दे के शेयर लेके वो शेयर्स कहलाएंगे। शेयर्स क्या होते हैं? नहीं होता, तू रहने दे, तू बहुत कहानी कराएगा मुझे, तेरी दुकान खुल गई है, रहने दे। सारे खाका होता है ये भाई, बहुत रहने दे यार। मैंने शेयर सर्टिफिकेट नहीं पूछा, मैंने शेयर पूछा क्या होता है। राइट्स ऑन करना, राइट्स ऑन करना। मैंने एक कंपनी को उधार दिया हुआ है, मेरे पास राइट्स हैं उस कंपनी के, मैं शेयर होल्डर हूँ। हैं? हाँ, शेयर्स क्या होते हैं? क्या पढ़ा है कंपनी लॉ में? और कंपनी में कौन पढ़ा है? कंपनी लॉ आप ही पढ़ी, याद आया। अच्छा, उसका थैंक यू फंसाने के लिए उसको। शेयर्स क्या होते हैं? कमेटी, लंगर खाना। चैट जीटीपी है ना, ऐसे ही क्या है? सुना जरा। वाह, आ रहा भाई इधर, तो इधर आ जा। तो सही क्या है उसने, गलत नहीं कहा, सही कहा है कि शेयर कैपिटल में जो एक हिस्सा होता है ना, स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन, उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कह रहे होते हैं। तो गूगल पे आ गया आज। गूगल था कि बिंग था, क्या था? इतना ज़हीन तो होता, वो भी अंग्रेजी में बोल रहा है। अब हमने देखना है शेयर्स क्या होते हैं और शेयर कैपिटल क्या होते हैं, इसकी सारी मूवमेंट है। जो हमारी कल की क्लास है वो सुपर इम्पॉर्टेंट है। कल हमने शेयर्स के ऊपर इतनी डिस्कशन कर लेनी है जो थ्रू आउट हमें R1 में बाद में नहीं करनी पड़ेगी। आप वही डिस्कशन जाके, मतलब जो कल हमने लेक्चर डिलीवर करना है, जो कल सारा हमने पढ़ना है, वही चीज़ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में भी इस्तेमाल होनी है, वही चीज़ EPS में भी इस्तेमाल होनी है। तो कल का लेक्चर सुपर इम्पोर्टेंट। अगर आपको कल का लेक्चर समझ आ गया, आपका जो ये वाला एरिया है जो गालिबन बनता है पेपर में कोई 30 नंबर के करीब,
वो आपका इजीली हो जाएगा। तो कल की डिस्कशन सुपर इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमने शेयर्स के बारे में देखना कि शेयर्स होते क्या हैं, शेयर्स किस तरह से इशू होते हैं और कैसे उनके टाइप्स हैं, उनकी वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, वो सारा हमने कल डिस्कस करना है। तो अभी टाइम 10 मिनट है, मैं शुरू करूँगा, बीच में रह जाना है, एक फ़्लो ब्रेक हो जाना है। दुआएँ कबूल हो रही हैं आप लोगों की, यही दुआ की होती है ना पेपर पास करने की, तो हो जाना था। तो कल हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपनी शेयर से मुताल्लिक के शेयर्स क्या होते हैं। देखिए कैपिटल अकाउंट हमें सारा समझ आ गया, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर सारी हमने इक्विटी की मूवमेंट रिकॉर्ड कर ली है, क्या है क्या नहीं है। अब इसी चीज़ को जो हमने आज पढ़ी है ना, इसको उठा के हमने किस पे ट्रांसफॉर्म कर देना है, कंपनी पे कर देना है। अब यहाँ पे कैपिटल है, एक बंदा लेके आया था, वहाँ पे क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा कि बेतहाशा बंदे आ रहे हैं, पैसा बीच में लेके आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में ओनर क्या थी कि ओनर लाया है, पैसे आ गए हैं, कैपिटल बढ़ गया है। वहाँ पे क्या हो गया ट्रांजैक्शन में ओनर के कैपिटल आपका इंक्रीज हो रहा है, शेयर इशू हो रहे हैं। यहाँ पे ड्राइंग्स थी, वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा। यहाँ पे प्रॉफिट था, वहाँ पे क्या होगा, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम और कंप्रीहेंसिव इनकम हो जाएगी। तो जो हमने आज पूरी चीज़ पढ़ी है, इसी चीज़ को हमने कल थोड़े से अल्फाज चेंज करके कहाँ पे फिट करना है, कंपनी के लेवल पे फिट करना है कि शेयर्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, ऑर्डनरी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, डिविडेंड क्या है, कैपिटल के टाइप्स क्या है, सारा कुछ हमने कल डिस्कस करना है। कल का अगर आपको लेक्चर समझ आ जाता है, हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ख़त्म हो जाती है। तो प्रोबेबली थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हम इसके पास पेपर भी कर रहे होंगे, अगर आपको कल का लेक्चर समझ आ जाता है। तो आप लोगों ने आज का लेक्चर जो है इसको अच्छी तरह रिवाइज़ करके आना है। सिर्फ वही चाहिए आप लोगों को, आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ही चाहिए आपको। कल के लिए लेक्चर रिवाइज करके आना है। कल हमने यही सारी चीज़ें, ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, नॉन ऑनर बेस्ड ट्रांजैक्शन, सारी हमने कल वहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। आई कैप की स्टडी टेक्स्ट कल भी मैंने कहा था प्रिंट आउट ले लें, मेन कैंपस जाएँ, और आई गेस वो 1600 की पूरी किताब प्रिंट आउट करके दे रहा है, और किताब 2 रुपये का मेरे ख्याल से एक प्रिंट ले रहे हैं, 2.5 रुपये का एक प्रिंट का पेज ले रहे हैं। बाहर से पता करेंगे तो ये गालिबन है कोई 5 रुपये का प्रिंट है या 7 रुपये का प्रिंट है, और कोई 250 पेजेस हैं लास्ट सेशन की। फिर पुरानी अगर किताब लेनी भी है तो लास्ट सेशन की होनी चाहिए, उससे लास्ट नहीं होनी चाहिए, लास्ट सेशन की, ठीक है। अपडेट लास्ट सेशन में हुई थी, तो लास्ट सेशन की किताब होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो कल मिलते हैं इस चीज़ के साथ कि हमने इसे कल कंटिन्यू करना है और हमने इसको कंपनी के लेवल पे आगे लेके चलना है, ठीक है। इसको कल आप लोगों ने रिवाइज करके आना है। फिर बता रहा हूँ कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कोई मसला हुआ पूछ लीजिएगा। कल अगर आपको समझ आ जाती है तो हमारे कल 2 चैप्टर्स की बेस जो है वो तैयार हो जाएगी, जिसमें EPS है और जिसमें हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनता है। अगर आपके ये हो जाते हैं, हर अटैम्प्ट में इसमें से 15 से 20 नंबर का सवाल आता ही आता है, दोनों अलग आ रहे हैं या एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आ रहा होता है, आप ये 15 से 20 नंबर अगर सिक्योर कर लेते हैं, आपका पेपर पास होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, ठीक है।